एग्जाम दौर चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम द्वार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने जीएस यानी जनरल साइंस भौतिक विज्ञान का ये सीरीज़ लेकर। ये सीरीज़ का पहला वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान की। इसमें रेलवे स्पेशल के लिए ये सीरीज़ चलाया जा रहा है, जो रेलवे एनटीपीसी यानी आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी का भी जो एग्ज़ाम 15 दिसंबर से शुरू होने वाला है। 15 दिसंबर से जो एग्ज़ाम शुरू होने वाला है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होगा, जिसमें आपको कई सारे महत्वपूर्ण, मैं आपको बता दूं कि इस सेशन में जितने भी प्रश्न करेंगे वो सभी पिछले कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी के एग्ज़ाम हो, रेलवे के एग्ज़ाम हो, रेलवे एनटीपीसी के पिछले कई सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होंगे इस सीरीज में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होगा और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये सीरीज़ का आज का पहला वीडियो। अगर आप सरकारी नौकरी की बेहतर ऑनलाइन तैयारी चाहते हैं तो एग्जाम द्वार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ आपको बेहतर तैयारी कराई जाती है। और अपने पहले क्वेश्चन के साथ आज की हम शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक कौन सा बल लगाया जाता है, या बल कितना बल लगाया जाता है। और इसका ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन है 4 गुना यानी 4 गुना, 2 गुना, आधा या 1/4। तो कितना बल लगाया जाता है जब एक कार की गति को हम दोगुना कर देते हैं तो उसे उतनी ही दूरी में रोकने के लिए कितना बल लगाएंगे, तो 4 गुना बल लगाएंगे, यानी ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र आवेग के लिए सूत्र के समान है। ऑप्शन है बल, संवेग, बल आघूर्ण या संवेग के परिवर्तन की दर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी संवेग। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मूल परिमाण है। ऑप्शन है आयतन, काल या समय, वेग या बल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन 2 काल या समय, ये मूल परिमाण है। आपको बता दें कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम इस सीरीज में जो भी प्रश्न करेंगे वो सभी पिछले कई सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होंगे, चाहे वो एसएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे के एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट लेवल के कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, इन सभी में ये प्रश्न पूछे गए ही प्रश्न होंगे इस सीरीज में। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है, अंत तक देखना है, साथ ही से औरों में भी शेयर कर देना। जो भी रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके ग्रुप में इसे शेयर कर दे। तो चलिए आगे अगला चौथा प्रश्न देखते हैं। अपना चौथा प्रश्न है, जब एक धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तब उसके छिद्र का क्या होता है। ऑप्शन है वह फैलता है, वह सिकुड़ता है, वह अपने व्यास के अनुसार फैलता या सिकुड़ता है, या वह अपने फैलाव के गुणांक के अनुसार फैलता या सिकुड़ता है। तो क्या होता है, तो जब एक धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तब उसका छिद्र क्या होता है, फैलता है, यानी ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, यदि एक केशिका के व्यास का दुगना किया जाए तो उसके भीतर के पानी का उठाव होगा, कितना होगा। ऑप्शन है 2 गुना, आधा, 4 गुना या उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको बता दें, देख सकते हैं आप यहाँ पे एसएससी सेक्शन ऑफिसर 1997 सभी प्रश्न में यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे लिखा होगा किस एग्ज़ाम में वो पूछा गया है। मैक्सिमम ये एसएससी, रेलवे, इन सभी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में पूछे गए सभी प्रश्न हैं। तो मैं वही प्रश्न करा रहा हूँ आपको जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके 40 नंबर के प्रश्न आएंगे, 40 नंबर का ये जीएस का है, जनरल साइंस का आपके 40 नंबर के प्रश्न होंगे, जिसमें 40 नंबर होंगे, जिसमें से 25-30 तो पक्का होंगे जीएस के। उसमें से आपको इसमें से काफ़ी महत्वपूर्ण 20 से 25 आप इजी से कर पाएंगे, यानी 30-35 में से 20-25 आप इजी से कर पाएंगे इससे। तो ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर देखिए और अंत तक इसे शेयर कीजिए, देखिए। चलिए आगे देखते हैं, मैंने इसका आंसर नहीं बताया शायद, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 आधा। क्या होगा, जब एक केशिका के व्यास को दोगुना किया जाता है तो उसके भीतर के पानी का उठाव कितना होगा, वो आधा होता है, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी की सतह पर
हल्के रखी गई एक लोहे की सुई उस पर क्यों तैरती है? और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन थोड़ा 4 ऑप्शन है। चलिए मैं ऑप्शन थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो क्यों तैरती है यह हमें बताना है। ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन है, जब वह पानी के भीतर रहेगी तब वह अपने वजन से अधिक पानी का विस्थापन करेगी, या सुई की सघनता पानी की सघनता से कम होती है, या उसके पृष्ठीय तनाव के कारण, या फिर उसके आकार के कारण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन 3, उसके पृष्ठीय तनाव के कारण। चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। बरसात की बूंदें बहुत ऊंचाई से गिरती है, उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? किसके बारे में? तो बरसात की बूंद के बारे में। वे उन अंतिम वेगों के साथ गिरती है जो विभिन्न आकारों की बूंदों के लिए विभिन्न होते हैं। अगला ऑप्शन है, वे समान अंतिम वेग के साथ गिरती है, या उनके वेग बढ़ते रहते हैं और ज़मीन पर विभिन्न वेगों के साथ गिरती है, या उनके वेग बढ़ते रहते हैं और वे ज़मीन पर समान वेग के साथ गिरती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 क्या? वे उन अंतिम वेगों के साथ गिरती है जो विभिन्न आकारों की बूंदों के लिए विभिन्न होते हैं। इसका ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है? और इसके ऑप्शन है 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, 6 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11 किलोमीटर प्रति सेकंड, या 15 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3, 11 किलोमीटर प्रति सेकंड। रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए 11 किलोमीटर प्रति सेकंड न्यूनतम, ये न्यूनतम है, मैक्सिमम नहीं है, न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने, ऑप्शन है आयतन के बराबर, भार के बराबर, पृष्ठ भाग के बराबर, या घनत्व के बराबर। तो कब वो डूब जाएगी? जब वो अपने भार के बराबर पानी को हटाएगी तो कोई भी नाव नदी में डूब जाएगी। चलिए ऑप्शन इसका 2 सही है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति आती एवं जाती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ सुनता है, उसे सीटी की आवाज़, ऑप्शन है दोनों मामलों में सभी दृष्टियों से एक समान सुनाई देगी, रेलगाड़ी के आने पर अधिक तीव्र सुनाई देगी, या रेलगाड़ी के आने पर ऊंची सुनाई देगी, या रेलगाड़ी के छूटने पर ऊंची सुनाई देगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, रेलगाड़ी के आने पर ऊंची सुनाई देगी। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शीशे के एक टुकड़े सहित बर्फ का एक ब्लॉक यानी खंड पानी में तैरता है। यदि बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर क्या होगा? ऊपर उठता है, नीचे गिरता है, उतना ही रहता है, या पहले गिरता है और फिर ऊपर उठता है? तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, उतना ही रहता है। क्या? पानी का स्तर। शीशे के एक टुकड़े सहित बर्फ का एक ब्लॉक पानी में तैरता है। यदि बर्फ पिघल जाता है तो पानी का स्तर कितना? उतना ही रहेगा। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, व्हील गियर बनाने के लिए सामान्यतः प्रयोग में लाया जाने वाला प्लास्टिक का पदार्थ है कौन सा? पॉलिएस्टर, नायलॉन, बेकेलाइट, या पॉलीस्टीरीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 नायलॉन। व्हील चेयर या व्हील गियर बनाने के लिए सामान्यतः नायलॉन का प्रयोग प्लास्टिक के रूप में किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक, 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने से उसके आयतन में क्या होगा? यह हमें बताना। ऑप्शन है अनुक्रमिक वृद्धि होगी, अनुक्रमिक कमी आएगी, या बढ़ने के बाद कमी होने लगेगी, या घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन 4 यानी घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी। ये इसका सही आंसर है। आप देख सकते हैं एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा में ये पूछा गया प्रश्न है। तो जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ वो सभी पूछे गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए कहाँ कहाँ पूछा गया है। एसएससी संयुक्त, एसएससी टायर 1 नॉर्थ जोन द्वितीय पाली, प्रथम पाली, मतलब ये सभी प्रश्न जो पूछे गए हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं सभी पूछे गए प्रश्न हैं। तो मैं वही प्रश्न करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में 100% आ सकते हैं। इसी में से यही सब प्रश्न जो रिपीट होते हैं। तो आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14।
जब बर्फ़ के दो घनों क्यूब को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो उनके मिलकर एक हो जाने का कारण क्या है? ऑप्शन है वान डर वाल के बल, द्वि आघूर्ण बल यानी मोमेंट, या फिर हाइड्रोजन आवंध यानी रचना, या सहसंयोजक आकर्षण। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 सहसंयोजक आकर्षण। जब दो बर्फ के घनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर दबाया जाता है तो दोनों मिलकर एक हो जाने का कारण क्या है? सहसंयोजक आकर्षण। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ऑटोमोबाइलों यानी मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण यानी वर्किंग पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत या नियम लागू होता है? ऑप्शन है बर्नौली नियम, पोसिलियस नियम, पास्कल नियम, या आर्किमिडीज का नियम। तो कौन सा लागू होता है? तो ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण पर कौन सा नियम लागू होता है? तो ये होता है पास्कल का नियम। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। कौन? पास्कल का नियम। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए आप कहाँ कहाँ पूछा गया है। एसएससी, एलडीसी, एसएससी, सीएचएसएल सभी में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो सभी प्रश्न है वो जो इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। बॉल को ये बॉल है, बॉल को लपकते यानी कैच करते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ नीचे कर लेता है? ऑप्शन है बल को, संवेग को, आवेग को, या कैच करने का समय। तो किसको कम करने के लिए नीचे कर देता है? तो ऑप्शन 3 आवेग को। वो आवेग को कम करने के लिए अपने हाथ को नीचे खींच लेता है जिससे कि उसे चोट नहीं लगती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। यदि वायु दाब मापी यंत्र यानी बैरोमीटर, वायु दाब मापी यंत्र को क्या कहते हैं? बैरोमीटर। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि किस यंत्र की सहायता से क्या मापा जा सकता है, यानी जितने भी वैज्ञानिक यंत्र हैं, जितने भी महत्वपूर्ण हैं, उन सभी के बारे में हमने एक वीडियो बनाया। तो वो वीडियो आप जरूर देखें। वो यंत्र से संबंधित है। आमीटर, बैरोमीटर, बैरोग्राफ, इन सभी के बारे में बताया गया है कौन सा यंत्र से हम किस चीज़ को मापते हैं। तो वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप जरूर देखें अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और रेलवे का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं रेलवे में उससे। चलिए ये प्रश्न देखते हैं। यदि वायु दाबमापी यंत्र यानी बैरोमीटर की रीडिंग अचानक तेज़ी से गिरने लग जाए तो इससे यह संकेत मिलता है कि मौसम, ऑप्शन है बहुत गर्म होगा, अत्यधिक तूफानी होगा, शीतलहर वाला होगा, या कम से कम 48 घंटे तक लगातार वर्षा वाला होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन 2 अत्यधिक तूफानी वाला होगा। यदि बैरोमीटर में की रीडिंग अचानक तेज़ी से गिरने लग जाए तो आप समझ जाइए कि बहुत अत्यधिक तूफान आने वाला है, बहुत ही अधिक तूफान अभी शुरू हो जाएगा कुछ ही क्षणों में, कुछ ही देर में। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। क्या है क्वेश्चन? तो किसी टावर के शीर्ष यानी टॉप के समस्तरीय रूप से प्रक्षेपित किया गया कण जमीन पर उतनी दूरी पर गिरता है जो टावर के पद यानी फुट से ऊंचाई के बराबर होती है। यह बताइए कि कण द्वारा तय किया गया पथ निम्नलिखित में से किसका भाग है? ऑप्शन है वृत्त का, परवलय का, दीर्घवृत्त का, या अति परवलय का। तो किसका भाग होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 परवलय का। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब बस सहसा मुड़ती है तो बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका कारण है। ये आप भी महसूस किए होंगे जब बस में जा रहे हैं, जब बस अचानक मुड़ती है तो आप गिरने लगते हैं। ये आपको भी महसूस हुआ होगा, अगर आप बस से यात्रा करते हैं तो ये महसूस होगा ही आपको। चलिए देखते हैं। जब बस साहसी मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका कारण है। ऑप्शन क्या है? उस पर बाहर की ओर आकर्षण, गति का जड़त्व, संवेग में परिवर्तन, या त्वरण में परिवर्तन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन 2 गति का जड़त्व। गति के जड़त्व के कारण जब बस अचानक से मुड़ती है तो बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरने लगता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक क्या होता है? ऑप्शन है बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, घटता है, या बर्फ में अशुद्धताओं पर निर्भर करता है। तो क्या है? दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो ऑप्शन 3 घटता है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। क्या? दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक घटता है। चलिए आगे चलते हैं।
21 नंबर हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ y = mt+c द्वारा निरूपित हो तो कण चल रहा है। ऑप्शन है एक समान चाल के साथ, एक समान वेग के साथ, या एक समान त्वरण के साथ, या परिवर्ती त्वरण के साथ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी ऑप्शन 3, एक समान त्वरण के साथ। यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ निरूपित किया जाता है तो इसका मतलब है कि कण एक समान त्वरण के साथ चल रहा है, यानी ऑप्शन 3 सही आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप एग्जाम द्वारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दे और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दे। भौतिक विज्ञान का ये सीरीज चल रहा है, ये पहला सेशन है भौतिक विज्ञान का, जिसमें हम लगभग 50 प्रश्न करेंगे और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि ऑप्शन है तेल बहुत हल्का होता है, बत्ती में से तेल का विसरण होता है, या पृष्ठीय तनाव परिघटना के कारण, या केशिकीय क्रिया परिघटना के कारण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन 4 केशिकीय क्रिया परिघटना के कारण। यानी लैंप की बत्ती में तेल ऊपर क्यों चढ़ता है? तो वो चढ़ता है केशिकीय क्रिया परिघटना के कारण। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए ऑप्शन है विस्थापन या काल ग्राफ रैखिक होता है, विस्थापन काल ग्राफ अरैखिक होता है, या समय वेग समय ग्राफ अरैखिक होता है, या वेग समय ग्राफ रैखिक होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए विस्थापन काल ग्राफ अरैखिक होता है, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है 24 नंबर, और निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। क्या चीज़ का? द्रव का न तो सृजन किया जा सकता है न विनाश, यानी कि न बनाया जा सकता है और न ही इसे बर्बाद किया जा सकता है। तो इसके सही ऑप्शन क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम, ले सातेलिए का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या परासरण का नियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी ऑप्शन 3 द्रव्यमान संरक्षण का नियम इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है नंबर 25। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? ऑप्शन है क्वांटम सिद्धांत का, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत का, ऊर्जा का क्षेत्र सिद्धांत का, या सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत का। क्या द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत का ये निष्कर्ष है। चलिए ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। तेल की बूंद क्रिया पर फैल जाती है, तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि ऑप्शन है तेल पानी से हल्का होता है, तेल अधिक श्यान होता है, तेल पानी में नहीं घुलता है, या तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्यों? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? किसका? पिक्नोमीटर उपकरण का प्रयोग। ऑप्शन है घनत्व का, सौर विकिरण की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता, या उच्च तापमान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 घनत्व। यानी पिक्नोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन 1 घनत्व मापने के लिए किया जाता है। मैंने आपको पहले बताया है कि रेलवे, अगर आप रेलवे का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो इसके लिए मैंने सभी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक यंत्र जितने भी महत्वपूर्ण हैं उन सभी का एक ही वीडियो में एक वीडियो बनाया है, स्पेशल वीडियो है। उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा हमारे एग्ज़ाम द्वारा चैनल के आरआरबी के जो लिंक है आरआरबी में आपको मिल जाएगा।
प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारा आरआरबी का, उसमें आपको ये सभी वैज्ञानिक उपकरण का एक वीडियो मिल जाएगा। उसमें सभी यंत्र के बारे में हमने चर्चा की है, सभी यंत्र के बारे में हमने बताया है कौन सा यंत्र कौन सा काम करता है। तो वो वीडियो आप जरूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो वीडियो। बस एक ही वीडियो में आपके सभी यंत्र कवर हो जाते हैं, जिससे आपको कोई भी यंत्र के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सभी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है हमारा, पवन की गति को मापने वाला उपकरण है। देखिए अभी हम सिर्फ 28 क्वेश्चन किए, इसमें से कितने यंत्र से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गए हैं। लगभग अभी तक 3 या 4 प्रश्न आ गए हैं जो यंत्र से पूछे गए हैं। तो वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको वो ज़रूर जाकर देखना चाहिए। और आप उम्मीद है इस वीडियो का समाप्त होते ही सबसे पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखेंगे, ताकि आपको यंत्र के सारे प्रश्न एक साथ मिल जाए। आपको सारे यंत्र के सारे जो प्रश्न हैं यंत्र से जितने भी पूछे जाते हैं वो सभी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। इसका आंसर फिलहाल देखते हैं क्या है। पवन की गति को मापने वाला उपकरण है। तो पवन की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ये थोड़ा सा मिट गया है, क्या है? वोल्टीमीटर, वोल्टीमीटर, एनीमोमीटर, क्रोनोमीटर या डोजीमीटर। तो पवन की गति मापने वाला कौन सा यंत्र होता है? तो ये होता है ऑप्शन 2 एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से हम पवन की गति यानी हवा की गति को मापते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? किसका? गुरुत्वाकर्षण नियम। ऑप्शन है न्यूटन, आर्किमिडीज, गैलीलियो या फैराडे। तो गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था न्यूटन साहब ने, यानी ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर की ओर मंडराता है क्योंकि? ऑप्शन है ऊंचाई में कमी से वायुदाब घटता है, वजन में कमी से वायुदाब घटता है, या गुब्बारे का वजन उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से कम होता है, या फिर गुब्बारे के भीतर का दाब उसके बाहर के दाब से अधिक होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन 3, गुब्बारे का वजन उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से कम होता है, इसलिए हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर की ओर जाकर मंडराने लगता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि हो यानी अचानक से वृद्धि हो तो अपेक्षित आर्द्रता क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या घटती बढ़ती रहती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी घटती है। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि, सहसा का मतलब होता है अचानक से वृद्धि हो, तो अपेक्षित आर्द्रता क्या होती है? घटती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है। क्या कारण है? तो इसके ऑप्शन है बाहरी गुरुत्वाकर्षण का अभाव, या फिर कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है बाहरी गुरुत्वाकर्षण, किंतु अंतरिक्ष यान के भीतर नहीं, और अंत में है हमारा अंतिम ऑप्शन है कक्षा में अंतरिक्ष यान में ऊर्जा का न होना। तो इसका ऑप्शन सही आंसर क्या हो जाएगा? कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता का अनुभव क्यों होता है? तो ये होता है कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है, इसी कारण, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा नंबर 33, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है किसकी? ऊर्जा की, कार्य की, संवेग की या जड़त्व की? तो गति का न्यूटन का पहला गति नियम किसका संकल्पना देता है? तो ये देता है जड़त्व की, यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैं इसे छोटा कर लेता हूँ। अब देखते हैं इसे। अब क्या है ये प्रश्न है हमारा, पर्वतीय स्थलों में ठंडी तुषार वाली रात में अक्सर पानी के पाइप फट जाते हैं क्योंकि? इसके ऑप्शन है जिस वस्तु से ये पाइप बने होते हैं वे ठंड के कारण सिकुड़कर फट जाते हैं, या फिर पाइप के अंदर वाला पानी हिमकृत होकर फैलता है और पाइप फट जाता है, या फिर तुषार के कारण पाइप पर जंग लग जाता है और वे टूट जाते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2
पाइप के अंदर वाला पानी हिमकृत होकर फैलता है और पाइप फट जाता है। जो पाइप के अंदर पानी रहता है वो बर्फ़ बनकर फैलता रहता है। इतना ठंडा होता है कि बर्फ़ बनने के बाद वो फैलता रहता है और इस कारण पाइप फट जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 35 और 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर क्या है? तो पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, क्योंकि? और इसके ऑप्शन है पत्थर पैराशूट से भारी है, पैराशूट में विशेष तंत्रों की व्यवस्था है, या पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा है अतः वायु का प्रतिरोध अधिक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन 3, पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा है अतः वायु का प्रतिरोध अधिक है, इसलिए पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? ऑप्शन है रबर, गीली मिट्टी, स्टील या प्लास्टिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 स्टील, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है, वायु में प्रचक्की क्रिकेट बॉल के दोलन की व्यवस्था की जा सकती है और इसकी ऑप्शन है पवन की दिशा में अचानक परिवर्तन के आधार पर, वायु की उपलब्धता के आधार पे, या पवन द्वारा पैदा किए गए प्रक्षोभ के आधार पे, या बर्नौली के प्रमेय के आधार पे। ये आपने बर्नौली सिद्धांत सुना होगा, उसके आधार पे। तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, वायु की उत्प्लावनता के आधार पे, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? और इसके ऑप्शन है अपने हाथ एक साथ मिला ले, अपने हाथ ऊपर उठा ले, या अपने हाथ बाहर की ओर फैला दे, या हाथ ऊपर उठाकर बैठ जाए। तो क्या करना चाहिए? तो उसको अपने हाथ बाहर की ओर फैला देना चाहिए। ये ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधा ऊपर फेंकता है, गेंद गिरेगी। ऑप्शन है उसके पीछे, उसके सामने, उसके हाथ में, या उसके बगल में। तो गेंद कहाँ गिरेगी? तो गेंद उसके पीछे गिरेगी, यानी ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। अगर आप शेविंग ब्रश पानी से निकालते हैं तो आपका ब्रश का जो बाल है वो सब आपस में चिपक जाएगा। इसका क्या कारण है? ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, श्यानता, प्रत्यास्था, या घर्षण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, यानी पृष्ठ तनाव। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल है, क्या सबसे दुर्बल है? गुरुत्वीय बल, स्थित वैद्युत बल, चुंबकीय बल, या नाभिकीय बल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन 1, यानी गुरुत्वीय बल। सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल कौन सा बल है? तो ये है गुरुत्वीय बल, यानी ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न है हमारा नंबर 42। प्रश्न क्या है? तो ज़्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? ऑप्शन है वायु के कम दबाव के कारण, न्यून तापमान के कारण, या ओजोन के कारण, या उच्च आर्द्रता के कारण। तो क्यों होती है? तो ज़्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई वायु के कम दबाव के कारण होती है, यानी ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है, कौन सा सबसे सशक्त यानी सबसे शक्तिशाली बल है? तो इसके ऑप्शन है वैद्युत बल, गुरुत्वीय बल, नाभिकीय बल, या चुंबकीय बल। तो कौन सा बल है जो सबसे सशक्त है प्रकृति में? तो ये है ऑप्शन 3 नाभिकीय बल, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, आपेक्षिकता का सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदा एक समान रहता है? ऑप्शन है किसी वस्तु की लंबाई, समय, आकाश, या प्रकाश का वेग। तो कौन सा होगा जो एक समान रहता है? तो ये रहता है प्रकाश का वेग, यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। प्रश्न है हमारा,
किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच क्या हो जाएगा, ये हमें बताना है। फर्श पर गिर जाएगा, अचल रहेगा, उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा या स्पर्श रेखीय दिशा में चला जाएगा। तो क्या है, तो किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। कहाँ से, तो किसी उपग्रह में गिराया गया अंतरिक्ष यात्री द्वारा अगर किसी उपग्रह में कोई चम्मच गिरा दिया जाता है तो उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो क्या होगा, यह हमें बताना है। द्रव्यमान बदल जाएगा परंतु भार उतना ही रहता है, भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है, या भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाते हैं, या फिर भार और द्रव्यमान दोनों एक समान रहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तो उसका भार बदल जाता है लेकिन द्रव्यमान उतना ही रहता है, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है। क्या कारण है, जड़त्व, वेग, प्रतिक्रिया या संवेग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा ऑप्शन 3 यानी प्रतिक्रिया। जब पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का क्या कारण है, तो ये प्रतिक्रिया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है। ऑप्शन है गोता लगाने का बोर्ड, पूल, झूमा झूली या साधारण तराजू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी पूल। पूल कैंटिलीवर बीम का एक उदाहरण है, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये हमारा 49वां नंबर प्रश्न होगा। हमने सीरीज के इस वीडियो में इस पहले सेशन में हम 50 प्रश्न करेंगे। ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। आप ये वीडियो अंत तक देखें, साथ ही इसे अपने दोस्तों, अपने सभी रिश्तेदारों में शेयर कर दे जो भी रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, साथ ही ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। अब ये वो प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सेशन। आप पूरा देखें, साथ ही आने वाले वीडियो भी इसी टाइप के होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन के भी होंगे, चाहे वो भौतिक विज्ञान के हो, रसायन शास्त्र के हो या जीव विज्ञान के हो। पहले हम भौतिक विज्ञान के प्रश्न कर रहे हैं, फिर रसायन के करेंगे, रसायन शास्त्र के, और फिर जीव विज्ञान के कुछ प्रश्न करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखते हैं अपना 49वां नंबर क्वेश्चन। ये, चावल पकाना कठिन होता है। कहाँ पे कठिन होता है, पर्वत के शिखर पे, समुद्र तल पे, खदान के नीचे या कहीं भी एक जैसा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 पर्वत के शिखर पे। पर्वत के शिखर पे चावल पकाना सबसे कठिन होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह हमारा 50वां नंबर प्रश्न है और आज का ये अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है। ऑप्शन है स्वच्छ जल का, नमकीन जल का, पेट्रोल का या मरकरी का। तो कौन सा द्रव है जिसका घनत्व सबसे कम है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 यानी पेट्रोल। और पेट्रोल का घनत्व सबसे कम होता है। तो इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। आपको ये सेशन कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ताकि आने वाले जो भी हम सेशन लाएंगे उसमें हम और अच्छा से अच्छा कर सके। आप हमारे चैनल एग्जाम द्वार पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है उसे दबा ले, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारे चैनल एग्जाम द्वार पे आपको मैथ, जीके और रीजनिंग के वीडियो मिलेंगे। साथ ही आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। साथ ही मैथ, जीके और रीजनिंग के भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारे सेशन समाप्त होता है। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।